हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की 1 बाय 1 आपकी मैराथन क्लास होंगी। अब जो आपका टाइम बचा हुआ बहुत कम बचा हुआ है, आपका लगभग 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है वो 20 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो मान के चलिए कम से कम आपका 15 से 18 दिन ही बचा है। ठीक है, तो इस 15 से 18 दिन में क्या करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लाएंगे। तो मैराथन क्लास आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। क्यों करेगी? क्योंकि जो अभी तक अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो ये जो मैराथन क्लास है इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने इंक्लूड किया है। तो अगर आप मैराथन क्लास देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली, क्योंकि ये जो मैराथन क्लास है इसमें जो पूरे सब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे ईवीएस का मैराथन क्लास लाते हैं। ठीक है, तो ईवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जो क्लास करेंगे वो सारे सब्जेक्ट की 2 मैराथन क्लास लाएंगे। 2 मैराथन में आपका जैसे ईवीएस है, ईवीएस का एक पेडागोजी स्पेशल मैराथन क्लास आएगी और दूसरी जो आएगी वो कंटेंट की आएगी। ठीक है, तो हर मैराथन में आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट मैराथन में आपका ईवीएस का जो पेडागोजी है, ये सारे सब्जेक्ट का जो पेडागोजी है वो क्लियर हो जाएगा और दूसरे मैराथन में जो कंटेंट आता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मैराथन क्लास हैं उन सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी आपका जो है अच्छा निकले। ठीक है, तो आज जो है वो हम ईवीएस की जो पेडागोजी स्पेशल वो मैराथन क्लास देखेंगे। इसमें क्या होगा कि जितने भी ईवीएस से रिलेटेड, जितने भी ईवीएस की जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस हो जाएं। ठीक है, सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। यानी जो पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस है उसका एक बच्चे के भविष्य से क्या संबंध है, तो ये देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण के रूप में जीवन यापन करेगा। ठीक है, बालक जो है भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में, यानी फ्यूचर में एक अभी तो बालक है लेकिन फ्यूचर में एक व्यक्ति बनेगा तो वो जो है व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण के रूप में एक जीवन यापन करेगा। ठीक है, यानी जो एक बड़ा इंसान बनेगा तो जो पर्यावरण है उसके रूप में वो एक जीवन यापन करेगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा दिया हुआ है कि बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। और चौथा है कि बालक के भविष्य में पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बालक के भविष्य में पर्यावरण का कोई संबंध नहीं, ये गलत है, क्योंकि बालक का जो भविष्य में जो प्रेजेंट है उसमें भी और भविष्य में भी पर्यावरण का बहुत संबंध होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को पर्यावरण जो अध्ययन पढ़ाया जाता है उसका मतलब यही होता है कि बच्चा रोजगार प्राप्त करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा दिया हुआ है कि पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। ये बात भी गलत है कि बच्चा जो पर्यावरण का जो है ज्ञान अच्छे से कर लेगा तो उसका दोहन करेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि जो बालक है वो भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण के रूप में जीवन यापन करेगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति बनता है तो वो पर्यावरण का जो है अच्छा जो है सदुपयोग करेगा। ठीक है, और उसके अनुरूप वो जीवन यापन करेगा, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस आयु का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक बच्चा है वो पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखता है, जिज्ञासा रखता है, लेकिन जो उसकी अवधारणाएं होती है उसको वो समझ नहीं पाता है। तो उस बच्चे की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता है अवधारणाओं को। ठीक है, पहला है 5 से 7 वर्ष, दूसरा है 4 से 5 वर्ष, तीसरा है 1 से 5 वर्ष और चौथा है 1 से 2 वर्ष। तो जो बालक पर्यावरण की घटनाओं को समझ लेता है, उसमें जो जिज्ञासा रखता है, इंटरेस्ट रखता है, लेकिन अवधारणाओं को जो समझ नहीं पाता है, वो उस बच्चे का जो एज होता है वो होता है 5 से 7 वर्ष। जो 5 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो पर्यावरण की जो अवधारणाएं होती हैं उनको समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, ऐसा क्यों। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो भारत है उसमें जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, ये बताना है। पहला है कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, पहला ऑप्शन है।
दूसरा है कि ठंडे रेगिस्तान में मौसम गर्मी में गर्म और ठंडी के मौसम में सर्दियां अधिक रहती हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है। और चौथा है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। यही ऑप्शन सही है कि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस वजह से जो वहाँ के मानसून होता है वो प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, यानी कि जो ईवीएस की किताबें होती है उसका जो विषय वस्तु होता है उसमें क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ कि परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है उसका जो विषय वस्तु होता है उसमें जो परिभाषाएं होती है और जो व्याख्यान होते हैं उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो हम जो टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि 1 से 8 तक के बच्चों को। तो वहाँ पे परिभाषा और व्याख्यानों का कोई खास महत्व नहीं होता है। तो उनको जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि प्राइमरी के जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक होती है उनसे जो है इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। कोई भी बच्चे को किसी भी चीज़ की जो है जानकारी समझ के लिए देना चाहिए, समझ के साथ देना चाहिए, ना कि उनको जो है रटकर सिखाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि किसी भी बच्चे को रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्हें जो है रटकर सीखने की जो है ये नहीं कहना चाहिए कि आप रटकर सीखो। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन सही है कि बच्चे को रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ना कि प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है कि जो बच्चे होते हैं उनको प्रश्न जो कोई भी अगर हम पाठ पढ़ाते हैं या लेसन पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चे को प्रश्न खोजने, प्रश्न करने यानी प्रश्न पूछने का और जो प्रश्न खोजने का जो मौका है वो हमें देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 3 ऑप्शन सही है। चौथा है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी। ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जो है बच्चों को लिखित जानकारी ही दी जानी चाहिए। तो जहाँ पे आपको केवल नजर आई है तो हमेशा निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प चुनना है तो सही विकल्प में आपका डी ऑप्शन सही होगा। ए, बी और सी ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला दी हुई है इसमें जो है जो सही कथन है उस पर जो है आपको सही बताना है। पहला है ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सबको पता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य ही है। दूसरा है कि खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो खाद्य ऊर्जा है उसका जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह विभिन्न जीवों का एक क्रम होता है जिसके द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो जीव होते हैं उनका जो एक क्रम होता है वो खाद्य ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। ठीक है, जिसके उनके द्वारा वो खाद्य ऊर्जा जो होती है उसका प्रवाह होता है। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसमें देखना है निम्न कथन आपका सही कौन सा है, तो आपका 4th ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की किताब में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, ये आपका निगेटिव बताना है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो क्वेश्चन है उस पर जो निगेटिव होता है नहीं पूछता उस पर आप अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको एक तरह से याद रहे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव पूछ रहा है और निगेटिव का आंसर निगेटिव ही हम करेंगे। ठीक है, पहला है कि यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। तीसरा है कि यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और चौथा है कि यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये बिल्कुल सही है। इसका डी ऑप्शन सही होगा कि जो ये है ये परिभाषा और जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनको व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये इसलिए सही होगा क्योंकि ये जो है निगेटिव दे रहा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी के जो किताबें होती हैं उनमें परिभाषाओं को और व्याख्या करने पर बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये कह रहा है कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ अगर ध्यान ना केंद्रित करने की बात होती तो ये ऑप्शन सही होता है, बल्कि ये कह रहा ध्यान केंद्रित करती है, इसका मतलब ये निगेटिव है। हमें जो है परिभाषाओं और व्याख्या पर ध्यान नहीं देना है। तो इसका डी ऑप्शन निगेटिव और डी ही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से कौन है। ठीक है, ये बताना है कि जो भारत है उसमें जो वनोन्मूलन होता है उसका जो उत्तरदायी कारण है या कारक है वो कौन सा है। पहला है कृषि का विस्तार, दूसरा है खनन, तीसरा है स्थानांतरित कृषि और चौथा वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वनोन्मूलन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कृषि का विस्तार, खनन और ये स्थानांतरित कृषि, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ए, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। पहला कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक कहानी भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये जो है जो कहानी लिखी गई वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है। और ये जो किताब है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये जो पाठ है पर्यावरण अध्ययन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा इससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है मेधा पाठक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पाठ है ईवीएस की उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये जो पाठ है, ये जो कहानी है वो है जाकिर हुसैन जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही ये सही होगा। और इस क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ज़्यादातर आपके एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि जो जाकिर हुसैन है इनकी जो है कहानी है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। यानी जो ताजमहल है जो आगरा में बना हुआ है वो जो लगातार जो है पीला होता जा रहा है, तो इसका जो कारक है किस वजह से ये जो है पीला हुआ जा रहा है। ठीक है, ये बताना है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा सल्फर। तो जो ताजमहल लगातार दिन प्रतिदिन जो है आपका पीला होता जा रहा है उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसका जो जिम्मेदार कारक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उस व्यक्ति का उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहा है, तो जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की भूमि और उसमें पैदा होने वाली जो वस्तु हैं उस पे जो है उसी व्यक्ति का अधिकार है जो 25 वर्षों से रह रहा है। तो ये जो जनादेश दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, दूसरा है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और तीसरा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ये जनादेश दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये जो है एक जनादेश पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 25 वर्षों से जंगल में रह रहा है और वहाँ पे जिस जमीन पर रह रहा है और जिस जमीन पर वो जो है वस्तुओं को पैदा कर रहा है यानी फिर जो फसलें उगा रहा है उस पे उसी व्यक्ति का अधिकार है। तो ये जो जनादेश दिया गया था ये दिया गया था आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक होने के नाते आप इनमें से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जो आप पर्यावरण अध्ययन के आप टीचर हैं तो कौन सा ऐसा कार्य है या जो आप जो है नहीं करेंगे या करना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है कि विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करेंगे। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आप करेंगे। कहीं भी आप विद्यालय में हैं तो वहाँ स्वच्छता से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आप करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना, ये बिल्कुल गलत है। ये आप काम नहीं कर सकते। आप कहीं भी, चाहे आप विद्यालय में हैं और या कहीं और हैं, आप वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको आप कटाई नहीं कर सकते और विद्यालय में तो खासकर नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है और यही नेगेटिव और यही सही होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। इसका थर्ड है कि पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना, ये बिल्कुल सही है। कोई भी काम है पर्यावरण से संबंधित, कोई भी जागरूकता लानी है पर्यावरण से संबंधित, उसमें बच्चों को हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, संलिप्त करेंगे, तो ये सही है। और चौथा है कि बालकों को शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, क्योंकि यह उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक, ये चीज़ भी हम उनको कहेंगे कि जो बच्चे हैं वो अपनी शारीरिक स्वच्छता रखें जो उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो ये भी करेंगे। लेकिन जो है आपका बी ऑप्शन ये गलत होगा, ये नेगेटिव है। यही सही है कि जो है खुली जगह, जो समारोह के लिए खुली जगह की जो आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान को पेड़ पौधे कटाई, ये पेड़ पौधों की कटाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। कोई समारोह हो या ना हो, तो विद्यालय में जो भी उद्यान है या जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षा के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। इनमें से आप छात्र और छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। यानी आप ईवीएस के टीचर हैं और आप चिड़ियाघर बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कार्य है या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी आप है जो कि करने के लिए आप उन्हें मना करेंगे या फिर अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे, ये तो हम करने देंगे कि बच्चे जब चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं तो तस्वीरें तो ले ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, ये भी कर सकते हैं कि बच्चे अपनी ड्राइंग की किताब जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। तीसरा है कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ये इम्पॉसिबल है कि जितने वहाँ जो चिड़ियाघर है उसमें बहुत सारे जानवर हैं, तो उनके लिए हम बहुत सारा खाना जो है लेके नहीं जा सकते, तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव है, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और चौथा दिया हुआ है कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करेंगे, ये हम कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ये नहीं कर सकते कि जितने भी वहाँ पे जानवर हैं उनके लिए हम बहुत सारा खाना साथ में लेके जाएं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है और यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। कक्षा थर्ड के जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित आपको शिक्षा देना है, तो वो जो है शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है ये बताना है, ठीक है। पहला है स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, तो व्याख्यान तो हम दे ही नहीं सकते, ये नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है कि स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, ये भी नहीं कर सकते कि लाभ देने वाली एक कहानी सुनाएंगे। तीसरा है कि बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, ये ऑप्शन सही होगा। वो इसलिए कि जो यहाँ पे बच्चों को है स्वच्छता से संबंधित शिक्षा दे रहे हैं, तो ये तरीका सबसे अच्छा होगा कि जो बच्चे हैं उनके शरीर एवं उनके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियां संलिप्त करेंगे। मतलब उनको बच्चों के शरीर से संबंधित, उनके परिवेश से संबंधित जो है कुछ आदतें उनको से संबंधित उनकी जो भी उनकी आदत उनसे संबंधित एक्टिविटीज कराएंगे, ये ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और चौथा दिया हुआ है कि स्वच्छता पर व्याख्यान देने, तो व्याख्यान आ गया यहाँ पे, वैसे भी यह नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, इनमें जो है विचार करना है, ठीक है, कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही है। पहला है कि पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, और दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पर्यावरण जो है मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण है वो मनुष्य के जीवन और उनके जो क्रियाकलाप हैं उन पर प्रभाव डालता है। और दूसरा दिया हुआ कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बच्चों को पर्यावरण से संबंधित चीज़ें जो है प्राथमिक स्तर से ही सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, तो ए और बी दोनों, हाँ ये आपका ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कथन सही है। ये जो कथन दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC, इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन यानी EVS है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो जैव मंडल का किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। और दूसरा दिया हुआ है कि पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही है कि जो पर्यावरण संबंधित बच्चों में जो आदतें हमें सिखानी है, आदतों से पर्यावरण से संबंधित जो आदतें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उनको जो है सिखाने के लिए बाल्यकाल से ही जो है प्रयास कर देना चाहिए, यानी बाल्यकाल से उनको सिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड है कि पर्यावरण समस्याओं की जटिलताओं के समस्या समाधान के लिए आवश्यक, पर्यावरण समस्याओं की जटिलता की समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे A, B और C तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो तीनों ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 4th नंबर पे A, B और C, इसका जो है ऑप्शन 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वानिकी से संबंधित है। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वानिकी से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि वानिकी वनों का प्रबंधन है। बिल्कुल सही है कि जो वानिकी है ये वनों का एक प्रबंधन है। दूसरा है कि वानिकी वनों का संरक्षण है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है कि वानिकी एक वैश्विक क्रिया है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मतलब आपका तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो A, B और C आपका दिया हुआ है 4th ऑप्शन पर, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बताना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप पर्यावरण शिक्षक हैं तो आपके लिए कौन सा जो है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है कि बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना, ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना, जिससे भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। यही ऑप्शन सही होगा, वो इसलिए कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन के एक टीचर हैं और आप प्राइमरी के टीचर हैं तो वहाँ पे सबसे पहला आपका यही होता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना, बच्चों में जो है अच्छी आदतें जो है देना या फिर अच्छी बातें सिखाना, ताकि उनमें जो है अच्छी आदतें हों पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, जिससे भविष्य में पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, ताकि बच्चे जो है जब भविष्य में पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, जैसे कि उनको जो है स्वच्छ रखें, हमेशा प्रदूषण न फैलाएं, वनों की कटाई न करें। ये सारी चीज़ें बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ही सिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। थर्ड देखते हैं कि अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करना, ये ऑप्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। बल्कि चौथा दिया हुआ है कि स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधित तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन करना। यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत होगा कि टीचर अपनी हितैषी के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बल्कि यहाँ पे B ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, कि जो बच्चे हैं उनमें पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना, जिससे भविष्य में पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, इसका B ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ये मतलब NCERT की जो पुस्तकें हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता के लिए स्थान दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बताना है किस लिए जो है उच्च प्राथमिकता के लिए स्थान दिया गया है, क्यों उसको जो है उच्च प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, तो यहाँ व्याख्या आ गई तो वैसे भी नेगेटिव होगा, गलत है। दूसरा है कि चिंतन और विस्मय से संबंधित शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जहाँ पे अवसर आ जाए समझ लीजिए कि और वो आपको शिक्षार्थियों से संबंधित अवसर कहा जाए या अवसर आ जाए, तो ये ऑप्शन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने जो क्लास लिया है वो आपको हमने वहाँ पे बताया कि कौन सी जो वर्ड होते हैं पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, और ये जो है आपको बहुत हेल्प करते हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव आपके माइंड में होता है तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन में अगर ये वर्ड दिखते हैं आपको तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप व्याख्या नजर आ गया तो समझ लीजिए कि ऑप्शन तो गलत ही होगा, और यहाँ पर अगर शिक्षार्थियों के अवसर की बात हो गई तो ये ऑप्शन हमेशा के लिए सही होगा। तो ये ऑप्शन तो अभी सही है। थर्ड देख लेते हैं क्या है। थर्ड है कि तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा है, परिभाषा की बात हो गई तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा कि अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा कि अधिक से अधिक हम अभ्यास कराएंगे, तो ये भी गलत है, बल्कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि चिंतन और विस्मय से संबंधित शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। ठीक है, सबसे कम उपयुक्त कारण बताना है। पहला ऑप्शन है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। तीसरा है कि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, और चौथा कि कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो जो सबसे कम उपयुक्त कारण है वो है कि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये ऑप्शन इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को यहाँ होगा। ठीक है, महत्व को समझ सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा देना आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, तो ये रोजगार की बात नहीं है कि बच्चे को हम पर्यावरण शिक्षा दे रहे हैं तो वो रोजगार ही प्राप्त करेगा, तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। ठीक है, यानी कक्षा 5 की ईवीएस की पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है एक पाठ दिया हुआ जो कि सोचिए और चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें जो कथन लिखा हुआ है वो देखना है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, ये कथन दिया हुआ है। इसके जो है इस कथन का मुख्य उद्देश्य, यानी जो कथन दिया हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा है कि छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तीसरा है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यही ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को उसकी वास्तविक जीवन की जो चिंताएं हैं उसको समझने के लिए जो कल्पना और जो सोचने विचारने की जो कुशलता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये कथन का उद्देश्य यही है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, फोर्थ है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना, तो ये कोई सही ऑप्शन नहीं है, इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करना है। ठीक है, यानी जो ईवीएस की कक्षाएं हैं उसमें कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, उसको समझने के लिए जो कविताएं और कहानी दी गई हैं उनके उपयोग में कौन सी चीजें जो है मदद करती हैं। पहला है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। दूसरा है कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की और छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता का ख्याल रखने में। और चौथा दिया हुआ है
कि छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, बल्कि इसका सही होगा बी ऑप्शन। ठीक है, कि जो विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की और छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में काफी मदद करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाला दिया हुआ है, यानी कि बाला का जो है ये BALA बाला है, ये इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बाला है इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ज़्यादातर ये हिंदी में ही पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने हिंदी में इंक्लूड किया हुआ है। पहला है कि मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, दूसरा है कि अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, और तीसरा दिया हुआ कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, और चौथा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो ये जो बाला लिखा हुआ है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ यानी एक टॉपिक है उस पे जो है पढ़ा रहा है। कक्षा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाता है जहां एक गधे के ऊपर सामान लदा हुआ है और गधा ठीक से चलने में असमर्थ है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो जो है एक टॉपिक पे पढ़ा रहा है जो कि जानवरों के बोझ पर रिलेटेड है। वो जो है टॉपिक पढ़ाने से पहले जो टीचर है वो बच्चों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जो एक गधा है उसके ऊपर एक सामान लदा हुआ है। कहने का मतलब सामान थोड़ा भारी होगा, वो लदा हुआ है और वो जो गधा है वो ठीक से चल नहीं पा रहा। ठीक है, तो जो टीचर है वो छात्रों के साथ कौन सी चीज़ों की जो है बताने की कोशिश कर रहा है ये बताना है। ठीक है, पहला है गधे की उपयोगिता। ठीक है, दूसरा है गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, क्या ये जो बताना चाह रहा है, या फिर पशुओं का अधिकार और शोषण, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो टीचर बताना चाह रहा है उस वीडियो के माध्यम से या उस जो है टॉपिक के माध्यम से वो ये बता रहा है कि जो पशु हैं उनका भी अधिकार होता है, उनको जो है शोषण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उनका भी अपना एक अधिकार होता है, यानी उनके जो है शोषण किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर वो पशु हैं तो इतना ये नहीं कि उनके ऊपर जो है ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए ताकि वो चल ना पाए, वो कमज़ोर है, उनको खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पशुओं का एक अपना अधिकार होता है, उन्हें उनका जो है शोषण ना किया जाए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ये जो विधि दी गई है उसमें से सबसे अच्छी विधि क्या है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। तीसरा है कि विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। ठीक है, और चौथा है कि विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है कि फ्लैश कार्ड दिखाएं, बल्कि ये जो है भोजन के बारे में सूचना, परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, ये ऑप्शन भी गलत है। और विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, इस बारे में भी जो है ये ऑप्शन गलत है। बल्कि आपका पहला सही होगा कि जो देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य यानी जो भोजन है वो बनाए जाते हैं, उनके बारे में जो है एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो पहला ऑप्शन ये सही होगा कि जो भी राज्य हैं भारत में उसमें विभिन्न जो राज्य हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो ये सबसे सर्वोत्तम विधि है, सबसे जो है अच्छा विधि है जो है भोजन की सांस्कृतिक विविधता को पढ़ाने का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। ये बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसको प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल ही क्यों किया जाता है, यानी क्यों किया जाता है प्राथमिक स्तर में शामिल, यानी प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है पर्यावरण अध्ययन जो है क्यों शामिल किया जाता है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
तीसरा है कि पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो रोजगार प्राप्त करने की बात तो गलत ही रहेगी। और चौथा कि बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण है इसलिए वहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी की कक्षा में, ताकि जो है बच्चों में एक अच्छी आदत डाली जाए, ताकि वो पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक रहें। ठीक है, जागरूक रहें और जो है पर्यावरण के जो है के बारे में जो है वो अच्छी सोच रखें और उनके प्रति जो है अच्छा व्यवहार रखें। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। यानी जो ईवीएस है उसको प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही क्यों शामिल किया जाता है, ये बताना है। पहला है कि बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ये तो उतना खास नहीं है, तो पहला देखते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये ऑप्शन भी उतना खास नहीं है। तीसरा है कि पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो रोजगार की बात जहाँ पे आ जाए वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और चौथा दिया है कि बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। यही ऑप्शन सही है कि पर्यावरण के प्रति सजग रखने के लिए ही बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर से शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसको जो शिक्षण दिया जाता है, उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसमें जो सर्वेक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। पहला है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा है कि आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो है जो सही ऑप्शन है वो है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर देना या अवसर प्रदान करना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, तो ये ऑप्शन सही है। बल्कि यह है कि आकलन को एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ए, बी और सी ये तीन ऑप्शन आपके सही होंगे। तो ए, बी और सी आपका डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी जो थीम दी गई है उस पर आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्न में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ठीक है, यहाँ जो है हर सीटेट के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन के जो थीम होता है या फिर उप थीम होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला है कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा है कि यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा है कि यह अवधारणाओं मुझे और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और चौथा दिया हुआ है कि यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा कि जो ये विषय है ये सीमाओं को जो सौम्य बनाने में और जो संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए इनमें से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ठीक है, पहला है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, यानी कोई भी मानचित्र अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो स्थानों की सापेक्ष स्थिति है उसकी समझ होनी चाहिए। दूसरा है कि स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। तीसरा दिया हुआ है
यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रतीकों और स्केल की समझ यानी जो पैमाने हैं उसकी समझ होनी चाहिए। और डी है कि स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो ये तो ऑप्शन गलत है, बल्कि यहाँ पे ए स्थानों की जो है सापेक्ष की स्थिति की समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, और प्रतीकों और स्केल की भी समझ होनी चाहिए, तभी एक बच्चा जो है मानचित्र बना पाएगा। तो ए, बी और सी ये 3 ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। तीसरा यह दिया हुआ कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना प्राप्त करना या सूचना देना। ठीक है, तीसरा है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि जो है जिन चीज़ों को आकलन करते समय ध्यान देना चाहिए वो होगा कि जो बच्चे हैं उनके कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये जो है निगेटिव होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको सभी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। टीचर को या शिक्षिका को बच्चे से संबंधित सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कुछ पक्षों पर। ठीक है, यहाँ पे केवल दिया हुआ ये निगेटिव होगा, आपका निगेटिव आंसर ही निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन या संसाधन है, क्योंकि ये बताना है। ठीक है, पहला है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पे अवसर है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर भी दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यह बहुत सस्ता संसाधन है, तो ये बिल्कुल गलत है कि बहुत सस्ता संसाधन है। ठीक है, दूसरा है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी गलत है। तीसरा है कि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो ये गलत है। इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सीखने और सिखाने का जो समुदाय में सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। जहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड आपको नजर आ जाए, पॉजिटिव का मतलब कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में असत्य है, यानी आपका निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये बिल्कुल सही है। पहला भी सही है कि पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है। दूसरा कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, यहाँ पे अवसर की बात है तो वैसे भी पॉजिटिव होगा। तीसरा है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो परिभाषाओं पर बल, जहाँ पर वर्णन और परिभाषा की बात आए तो ये हमेशा निगेटिव होगा। और चौथा कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही निगेटिव आपका सही होगा, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ईवीएस कक्षा में होने वाली गतिविधियां हैं, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो कि ईवीएस की कक्षा में होती हैं। ठीक है, पहला है चित्र खींचना, दूसरा फील्ड भ्रमण, तीसरा श्यामपट्ट का उपयोग और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो ईवीएस की कक्षा हुई उसमें जो ये सारी गतिविधियां हैं ये होती हैं, चित्र भी बनाए जाते हैं, बच्चे बनाते हैं। फील्ड का जो भ्रमण है यानी कि जो क्षेत्रीय भ्रमण कराते हैं वो भी होता है, ये भी एक्टिविटी है। श्यामपट्ट का भी उपयोग होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये सारी एक्टिविटी जो है ईवीएस की कक्षा में होती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन है उसको पढ़ाने के लिए जो अध्यापक है उनको क्या करना चाहिए। पहला है पाठ्यचर्या का निर्माण, बिल्कुल सही कि जो पाठ्यचर्या उसका निर्माण करना चाहिए। पाठ्यचर्या का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण भी नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं तो गलत ही होगा। तो पहला ऑप्शन ही सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसको पढ़ाने के लिए एक जो अध्यापक उसको पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो जो है बताना है।
पहला संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है, यानी कि जो सपेरों पर एक अध्याय दिया हुआ उसका उद्देश्य क्या है कि इसका जो है ये एक अवैध कार्य जो सपेरा है, ठीक है, यानी जो सपेरे का काम है वो एक अवैध कार्य है, इसका उद्देश्य ये है, पहला ऑप्शन। दूसरा कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ये ऑप्शन। तीसरा है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो सपेरा अध्याय दिया गया है उसका जो उद्देश्य यही है कि सपेरों को नुकसान न पहुंचाया जाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले जो और सारे विकल्प हैं उनको जो है प्रदान किए जाएं, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है, ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन उसमें बच्चों को जोड़ के रखा जाए उसका जो सबसे प्रभावशाली युक्ति है वो क्या है। पहला है पाठ्य पुस्तक का पठन, दूसरा है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, तीसरा है कक्षा निर्देशन और चौथा है किस्से कहानियां। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को एक जो है आपस में जोड़ने की जो सबसे प्रभावशाली युक्ति होती है वो होती है किस्से कहानियां। इसके माध्यम से बच्चों को हम एक साथ जो है एक जोड़ कर रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है भटके ना पढ़ाई से बाहर, वो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बना रहा है किस्से कहानियों के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, जो पर्यावरण अध्ययन उसकी प्रकृति कैसी है ये बताना है। पहला है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, दूसरा संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, तीसरा संज्ञा एवं क्रिया दोनों और चौथा कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति मानी जाती है उसमें होता है कि संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है, यानी कौन सी तकनीक है जो अवलोकन के अवलोकन की जो उपकरण होता है उसकी तकनीक मानी जाती है। पहला है कागज पेंसिल टेस्ट, दूसरा है प्रदत्त कार्य, तीसरा है कार्यपत्रक और चौथा पोर्टफोलियो। ये जो ऑप्शन है पोर्टफोलियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका पॉजिटिव वर्ड आता है पॉजिटिव में, तो जहाँ पे पोर्टफोलियो की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जो है अवलोकन करने का सबसे जो है उपयुक्त उपकरण माना जाता है पोर्टफोलियो, डी ऑप्शन इस पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, ठीक है, ये बताना है कि जो कौन सा ऐसा चीज है जो आकलन करने का संकेतक होना चाहिए। पहला है सहयोग, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा पेपर पेंसिल परीक्षण, चौथा पाठ्य पुस्तकें। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन का जो संकेतक होना चाहिए वो होना चाहिए सहयोग, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज के जो है ईवीएस पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की मैराथन क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 20 अगस्त को, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।